हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहसिन रिजवी है और एक अरसा दराज से मैं टेलीविजन के लिए ड्रामास प्रोड्यूस करता रहा हूँ, टेलीविजन कमर्शियल्स बनाता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहा हूँ और एक मूवी भी। आइए सबसे पहले तो ये जानें कि मैंने छोटा मोटा क्या किया है और किस तरह किया है। उसके लिए छोटी सी एक शोरील देखिए, आपको अंदाजा होगा। दिस इज द शोरील। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम मोहसिन रिजवी है। पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मैं काम करता रहा। उसके अलावा अपनी कंपनीज़ के लिए मैं काम करता रहा, टेलीविज़न कमर्शियल्स बनाए, बहुत सारे ब्लॉकबस्टर ड्रामा दिए जिनके नाम आपको ज़रूर याद होंगे। मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम किया, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए ड्रामास प्रोड्यूस किए और अब हमारी कंपनी द फिल्म कंपनी पाकिस्तान मुख्तलिफ नेशनल, मल्टीनेशनल, कॉरपोरेट्स क्लाइंट्स के लिए टेलीविजन कमर्शियल्स बना रही है जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अगर आप YouTube पर मोहसिन रिजवी MOHSINRIZVEE सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सा काम, मेरा काम YouTube पे मिलेगा। आज जिस चीज़ पर मैं फोकस करूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा वो है सबसे पहले कि आप खुद एक अच्छा टेलीविजन कमर्शियल कैसे बना सकते हैं। यानी आपके अंदर, अगर आप इस कोर्स को अटेंड कर लेंगे, कंप्लीट कोर्स को, तो आप यकीनी तौर पे, अगर आप कामयाबी से मेरे सारे लेक्चर सुन लेंगे तो आप यकीनन अपने तौर पे एक टेलीविजन कमर्शियल बना सकेंगे और ख़ुद, जो कि ना सिर्फ आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देगा बल्कि आपको इस काबिल बना देगा कि आप आइंदा भी अपने लिए एक अच्छे कमर्शियल्स बनाते रहें और टेलीविजन कमर्शियल बना के क्लाइंट्स को देते रहें। ये जो आप टीवी पे कमर्शियल देखते हैं, ये बना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कौन कौन इस चीज़ में दिलचस्पी रखता है। सबसे पहले इस चीज़ में दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है। आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका रुझान किस तरफ है। क्या आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं? क्या आप एक अच्छा इमेज तख्लीक कर सकते हैं? क्या आप अपने जहन में कोई अच्छा आइडिया ला सकते हैं? याद रखिए, तख्लीक किसी की मीरास नहीं होती। आप में से कोई भी, यकीनन आप सब कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखते होंगे। या तो अच्छी शक्ल सूरत ताकि अच्छी एक्टिंग कर सकें, अच्छा दिमाग ताकि अच्छी क्रिएटिव सोच रख सकें जहन में, या आप में से कोई अच्छा गुलकार होगा जो अच्छा म्यूज़िक बना सकता होगा, म्यूज़िक कंपोज कर सकता होगा। यकीनन कोई क्रिएटिव राइटर होगा जो अच्छी तख्लीक लिख सकता होगा। आप सब लोगों को कोई ना कोई बात अपने अंदर से अपनी तख्लीकी सलाहियत को बाहर लाने की है कि आप कितना तख्लीकी सलाहियत को बाहर ला सकते हैं। आज इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि वो सबसे पहले होगा किस तरह एक अच्छा टेलीविजन कमर्शियल बनाया जा सकता है। और याद रखिए, टेलीविजन कमर्शियल पाकिस्तान में अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो वो कई सौ में नहीं, कई हज़ारों में नहीं, बल्कि कई लाखों रुपए में क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। कई लाख रुपए में आप क्लाइंट को दे सकते हैं। और जितना अच्छा कमर्शियल आप बनाते जाएंगे, मार्केट में आपकी वैल्यू इतनी ही बढ़ती जाएगी, इतना ही बेहतर तरीके से लोग आपको एज अ कामयाब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की हैसियत से जाने लगेंगे। और पहले आप छोटे छोटे 30 सेकंड के कमर्शियल्स बनाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट्रीज, फिर टेलीफिल्म्स, ड्रामास एंड देन फिल्म्स। ये सारा एक प्रोसेस है जो बतदरीज चलता चला जाता है। यकीनन ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ इस सिलसिले में। अगर आपको किसी भी वक्त मेरी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, ceo@thefilmcompany.com.pk, या फेसबुक पे मोहसिन रिजवी MOHSINRIZVEE मुझे इनबॉक्स कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपके लिए
हर वक्त तैयार रहूँगा आपके सवालात के जवाब देने के लिए। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला कोर्स स्टार्ट किस तरह करते हैं। हमें एक अच्छा टेलीविजन कमर्शियल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिल्म फॉर्मेट्स की, जिन पर फिल्म बनेंगी, जिन पर फिल्म बनती हैं, जिन पर अच्छे टेलीविजन कमर्शियल बनते हैं। सबसे पहले जो आप फॉर्मेट आज से नहीं 1901 से देखते आ रहे हैं वो है 35 mm फिल्म फॉर्मेट, जो नेगेटिव, सबसे पहला डेप्थ वाला नेगेटिव फिल्म फॉर्मेट, जो आप, मैं समझता हूँ फिल्म मुग़ल आज़म या अलमारा या टाइटैनिक या आज तक जो अच्छी मूवीज़ बनती आई डिजिटलाइज होने से पहले वो फिल्म था 35 mm फॉर्मेट, जिसके लिए कैमराज एरीफ्लैक्स 1, एरीफ्लैक्स 2, एरीफ्लैक्स 3 और फिर लेटेस्ट एरीफ्लैक्स 4 आया। ये वही एरी कंपनी है जो आज भी डिजिटाइज कैमरे एरी एलेक्सा बना रही है। तो ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट ने इंडस्ट्री पर मैं समझता हूँ 100 साल से ज़्यादा राज किया। एरीफ्लैक्स 35 mm फॉर्मेट, एक तो 16 mm होते थे, फिर 35 mm। 35 mm फॉर्मेट्स ने बहुत अरसा राज किया, मगर अब वो 35 mm वो नेगेटिव भी ऑब्सलीट हो चुका है और उसकी जगह नए फॉर्मेट ने ले लिए। वो कौन से फॉर्मेट्स हैं, आइए देखते हैं। जिस फॉर्मेट ने डिजिटल में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दी और अच्छा राज कायम किया वो भी यकीनन एरी का है, और वो है एरी एलेक्सा HD, हाई डेफिनेशन एलेक्सा। इसकी भी डेप्थ उतनी ही होती है जितनी आप 35 mm नेगेटिव में देखते थे, मगर यही वही चीज़ डिजिटलाइज है, वही कंपनी इसको बना रही है एरी, और ये है एलेक्सा। फिर आप देखते हैं रेड एपिक। रेड ये हाई ग्रेन्स कैमरा है, अच्छी डेप्थ के साथ, अच्छे फुल फ्रेम कैमरा है, और रेड इस पर बहुत अच्छी मूवीज़ अभी भी बन रही हैं, और ये हमारी इंडस्ट्री में, टेलीविजन कमर्शियल इंडस्ट्री में एलेक्सा के बाद यूज़ किया जाता है। इसका नाम है रेड। फिर आता है ब्लैक मैजिक उर्सा, ब्लैक मैजिक मिनी, ब्लैक मैजिक उर्सा। ये ब्लैक मैजिक एलेक्सा रेड के बाद एक किस्म है जो फिल्म को शूट करेगी। फिर DSLR की रेंज आ जाती है आपके पास, उसमें तो बहुत से फॉर्मेट्स आप देख रहे हैं, 60D, 70D, 70, बहुत से फॉर्मेट, मार्क 3 डी है, मार्क 3 है, बहुत से आते हैं। जबकि वो कैमरा DG बीटा, TV कैम, बीटा कैम, बीटा, IMAX, अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेट्स अब ऑब्सलीट हो चुके हैं, अब ये फॉर्मेट नहीं रहते, और मगर इन फॉर्मेट्स ने बहुत अरसा राज किया है, बहुत अरसा इन पे फिल्म बनी है। अब हम आते हैं फिल्मिंग मूड्स पे, किन मूड्स पे फिल्म शूट होती हैं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा शूट होती हैं वो होती हैं आउटडोर, कि आप कहाँ शूट कर रहे हैं। आउटडोर में तो स्काई द लिमिट, पूरी दुनिया में आप कहीं भी आउटडोर फिल्मिंग कर सकते हैं। देन आता है इंडोर ही में या तो आप सेट पर लोकेशन पे काम करते हैं, वरना आप क्रोमा पे काम करते हैं। एरियल फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एरियल पर आप काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे ड्रोन कैमराज आपके पास मौजूद हैं जो एरियल शूट करते हैं। जितने भी आपको आउटडोर लोकेशंस के ऊपर या किसी बड़ी लोकेशन पे, तो वो आपके लिए एरियल शूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन कैमरा एंगल्स की हम बात करेंगे उनमें हाई लेवल, लो एंगल, हाई, टॉप एंगल या OTS यानी ओवर द शोल्डर, ये वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स पर आप शूट करते हैं। या तो आप हाई लेवल पर शूट कर रहे हैं, लो लेवल पर शूट कर रहे हैं, OTS कर रहे हैं, ओवर द शोल्डर कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कैमरा मूवमेंट्स की, किन मूवमेंट पे आप शूट कर सकते हैं। एक जो आपको कैमरा पैनिंग के कैमरा इधर से उधर लेके जाते हैं, ये पैनिंग कहलाती है। फिर ट्रैक एंड ट्रॉलीज के ऊपर आप ट्रैक करते कैमरे लेके जा रहे हैं और मूवमेंट के साथ भाग रही हैं, उन जगह इस्तेमाल होता है। अगर डांस सीक्वेंस है या कोई भाग रहा है या फाइट है
तो ट्रैक करता है कैमरा उसको। देन आता है डॉली। डॉली इज हाइड्रोलिक मूवमेंट। डॉली उसी ट्रॉली की तरह काम करती है मगर ये डॉली मूवमेंट होती है। फिर आता है जूमिंग। हम किस जूम पर प्रोडक्ट के साथ, कैरेक्टर के साथ किस तरह जूम कर रहे हैं। फिर पॉइंट ऑफ व्यू, व्यूअर्स आई, किस तरह एक आपका व्यूअर क्या देख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब हम कन्वर्सेशन शूट करते हैं तो उसमें या तो ओवर द शोल्डर शूट करेंगे, फेस टू फेस शूट करेंगे, या कंबाइंड 2 शॉट लेंगे, दोनों को साथ खड़ा करके ये यूज करेंगे हम कन्वर्सेशन में। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे और जो हम बहुत बताना चाहेंगे, इसमें डिटेल से बात करेंगे, वो है लाइटिंग। हम किस तरह लाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल लाइटिंग से मूड चेंज होता है फिल्म का। अच्छी लाइटिंग से आप अपने सीन को बहुत रोमांटिक बना सकते हैं, हॉरर बना सकते हैं। किन लाइट्स पे हम काम करेंगे, हम बात करेंगे फिर लाइट्स की डिटेल से कि हम कौन सी लाइट्स पे टंगस्टन पे काम कर रहे हैं, डे लाइट पे काम कर रहे हैं, D250 पे काम कर रहे हैं, किस मूड पर काम कर रहे हैं। आउटडोर में है तो हमने कौन सी HMIs लगाई हुई हैं, इंडोर में कौन सी लाइट्स लगाई हुई हैं। जो लाइट्स यूजुअली फिल्म में यूज़ होती हैं या तो वो HMI जिसमें 2K, 1K, 2K, 4K, 6K, ये HMI की लाइट्स होती हैं जो हैवी लाइटिंग करने के लिए यूज़ होती हैं। देन फिर डीडो लाइट्स होती हैं जो प्रोडक्ट लाइटिंग के लिए होती हैं। देन कीनो फ्लो जो एक आपके एम्बियंस बनाने के लिए होती हैं। देन टंगस्टन जो आप थोड़ी सी येलो महसूस होती हैं। ये सिर्फ वो लाइट्स हैं जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, जिनकी हम इंट्रोडक्शन बाद में, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिनकी हम डिटेल आपको से बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब आप इम्पॉसिबल चीज़ शूट करनी हो ना आपको, तो फिर हम यूज़ करते हैं क्रोमा कीइंग। क्रोमा कीइंग यूजुअली लोगों की एक मिथ है कि सिर्फ ग्रीन पर हो सकता है। क्रोमा कैन बी डन इन RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, क्योंकि रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर द माइनसेबल कलर्स। ये आप माइनस कर सकते हैं, तो इनके अगेंस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे मैं आपको क्रोमा की वो टेक्निक्स बताऊंगा कि क्रोमा से आप क्या क्या कर सकते हैं। फिल्मिंग के बाद जिन मरहले पे हम काम करते हैं वो है एडिटिंग। एडिटिंग में बहुत से फॉर्मेट्स आपके लिए काम करेंगे, जिनमें कट टू कट एडिटिंग है, डिज़ोल्व है, मैं समझता हूँ मोशन ब्लर है, कलर करेक्शन है, एक लंबी डिटेल है जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे काम कर रहे हैं, जिनके अंदर फाइनल कट प्रो के ऊपर काम कर रहे हैं, FCP और बहुत से हम जिन पे बात करेंगे। ये हैं फिल्म एडिटिंग टूल्स। तो दोस्तों ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है आज की क्लास का, जिसमें आपको पता लगेगा कि हम किन किन मौजूआत पर आइंदा बात करते जाएंगे, ताकि डिटेल से आपको आइडिया होता जाए। मैं इसके साथ साथ फिल्मिंग आपको शॉर्ट्स पे दिखाते रहेंगे कि हम किन चीज़ पे बात कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या चीज़ कैसे करते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप तमाम कोर्सेज अटेंड कर लेंगे तो मैं गारंटी तो नहीं लेता, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने तजुर्बे के बिना पर कि तमाम कोर्सेज अटेंड करने के बाद इस काबिल होंगे कि आप अपनी फिल्म, अपनी कमर्शियल खुद बना सकें। शर्त यह कि आपके अंदर कितना जज्बा, कितना शौक मौजूद है। इन द मीनवाइल जहाँ आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं। मेरा नाम मोहसिन रिजवी, MOHSINRIZVEE, मोहसिन रिजवी। आप इनबॉक्स कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं यकीनन आपकी ईमेल का जवाब दूंगा। आपका कोई पूछने वाला सवाल हो तो जवाब दूंगा। मेरा ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ रहा है, CEO@thefilmcompany.com.pk। मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर आपके सामने, CEO@thefilmcompany.com.pk। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते रहेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। जब तक के लिए मोहसिन रिजवी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। Our second point about concept, storyboard, story writing और जिंगल। हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्या स्टोरी है हमारे पास, क्या जिंगल है।
सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस को क्या, किस चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट, क्या हमें जिंगल, फास्ट पेस जिंगल चाहिए होगा, या हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, स्लाइस ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, या हमें किस तरह की स्टोरी चाहिए होगी। लाइक अगर हमें जिंगल लिखना है, जैसे कोई फर्ज करें एक प्रोडक्ट है जो गर्मियों के लिए है, जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, और फास्ट पेस जिंगल है, चंचल धूप में गर्मी के रूप में लंबे लंबे रस्तों में खेल के चस्कों में भागते दौड़ते, पिकनिक पार्टी में पेपर की टेंशन हो, मामला सेंसेशन हो, जब कोई रूठा हो उसको मनाना हो, एक ही प्यास हो जोर की, उसके बाद प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। ये अगर स्लाइस ऑफ लाइफ बात कर रहे हैं तो फिर हम एक स्टोरी पे आ जाएंगे। कल मैं बाजार गई थी, बहुत से शरबत मौजूद थे, मगर मुझे पसंद है ये, मैंने लाया क्योंकि मेरे वालिद को भी बहुत पसंद है, जब बचपन से बच्चों को इसका जायका बहुत पसंद। ये दिस इज कॉल्ड स्लाइस ऑफ लाइफ, स्टोरी, ह्यूमर। ह्यूमर के बहुत से एड्स आपके सामने होते हैं जो मजाक में चलते हैं, मजाक में चल रहे होते हैं, किस तरह की कॉमेडी हो रही होती है। या देन फिर वही सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, अगर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर रहा है वो सीधी सीधी आके बात करेगा कि दुनिया में बहुत मौजूद है मगर मैं पसंद करता हूँ ये प्रोडक्ट क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे देती है इसे। तो वो एक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हो जाती है जिस पे लोगों का एतमाद होता है। सो ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपकी कमर्शियल की या क्या, स्लाइस ऑफ लाइफ, स्टोरी, जिंगल, म्यूजिक या सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। इन मिसालों से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस किस तरीके से प्रोडक्ट को किस तरह एनहांस किया जा सकता है, किस तरह हाईलाइट किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे जिन पॉइंट्स पर मैंने आपको लेके चल रहा हूँ, अब हम उन पॉइंट्स को ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर लेके चलेंगे ताकि आपकी समझ में आसानी से बात आ जाए। नंबर 1 हमारा पॉइंट था प्रॉपर ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट। जो क्लाइंट, बिकॉज दिस इज टेलीविजन कमर्शियल, तो जब क्लाइंट आपको बुलाकर ब्रीफ देता है तो आपको वो ब्रीफ प्रॉपरली आपको ज़हन नशीन करनी है कि व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है, क्या टारगेट मार्केट है इसकी, कौन ऑडियंस हैं इसके, कौन ख़रीदार हैं, ये किस रेंज की प्रोडक्ट है, मीन्स इसको किस किस्म का तबका ख़रीद सकता है, अमीर की प्रोडक्ट है, गरीब की प्रोडक्ट है, क्या ये शहर के लिए है, देहातों के लिए है। जैसे कुछ लोग गलती करते हैं कुछ प्रोडक्ट ब्रीफ में, लाइक आपको मिसाल के लिए एक ये कमर्शियल दिखाता हूँ, आप ये पहले कमर्शियल देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें एक छोटी सी गलती है ताकि आपको निशानदेही हो। लेट्स सी द कमर्शियल। फैंस तो बहुत हैं, लेकिन मैं तो हूँ सिर्फ GFC का फैन, क्योंकि आम पंखा 120 वॉट बिजली कंज्यूम करता है, GFC फैन सिर्फ 80 वॉट। इसकी वजह GFC में मौजूद इलेक्ट्रिकल स्टील शीट है जो आपको दे फी पंखा 200 रुपए तक की माहाना बचत। तो फिर बिजली कम और हवा ज्यादा। तो अभी GFC चेक पॉइंट्स पे आए और हमारे फैन टेस्टिंग मीटर पे खुद देखें, क्योंकि हर फैन GFC नहीं होता। सो व्यूअर्स, आपने कमर्शियल देखा, ये एक फ़ैन का कमर्शियल था और इसके अंदर एक सेलिब्रिटी दिखाई जो कि एक बड़ी मर्सिडीज़ कार से उतरती है और बहुत अमीर और कबीर सेलिब्रिटी है और बहुत से चाहने वाले हैं, फ़ैन्स हैं, मगर वो ख़ुद फ़ैन। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टारगेट मार्केट आपको जब तक ना पता हो, ये एक मर्सिडीज़ से उतरता है और आके बताता है कि ये लोग मेरे फ़ैन हैं मगर मैं फ़ैन हूँ GFC फ़ैन का, और उसके बाद बिल दिखा के कहता है क्योंकि इसमें है 200 रुपये की बचत। तो जब एक मार्केट में आप ऐसे चलते हैं जो मर्सिडीज़ कार से उतर रहा है और बड़ा सेलिब्रिटी है, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करेगा 200 रुपये की, या तो हमेशा टारगेट मार्केट को जहन में रखिए कि आप किस टारगेट मार्केट पर काम कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम किस लेवल पर लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट को। एक एक चीज़ का ध्यान रखिए, प्रॉपर ब्रीफ का ध्यान रखिए, किस मॉडल्स कौन दिखानी है, फीमेल मॉडल्स, मेल मॉडल्स, चाइल्ड मॉडल, किड्स, या कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में बहुत
एक फ़ायदा होता है कि सेलिब्रिटी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे ये चंद सेलिब्रिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, इनके बात करने से अंदाज़ा ये होता है कि लोग इनको पहले से जानते हैं और लोग इन पर एतमाद करते हैं, इन पर एतबार करते हैं और समझ सकते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं वो सही होगी। इसी वजह से इनको माइलेज मिलती है और इनको आसानी रहती है अपनी प्रोडक्ट सेल करने में। ब्रीफिंग के कहाँ शूट होना है, किस अगर ये कोई आप तबका दिखा रहे हैं तो कॉलोनी है, अगर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबका है तो किस इलाके में हमें शूट करना है, अगर हाई क्लास है प्रोडक्ट है तो किस एरिया में हमें शूट करनी है, सेट्स लगाने हैं तो क्या प्रॉप्स रखनी है, कितनी क्वालिटी की चीज़ें होनी है इसके अंदर, कितना बड़ा, अगर हमें एक रिच फैमिली दिखा रहे हैं तो उसका घर कैसा होगा, अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली दिखा रहे हैं तो उसका घर कैसा होगा। तो ये इन तमाम चीज़ों का ध्यान में रखेंगे और हम प्रॉपरली देख लेंगे कि हमें किस स्लाइस ऑफ लाइफ चाहिए, या जिंगल बेस चाहिए, ह्यूमर चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो उस पर हम रख के चलेंगे। तो ये है क्लाइंट ब्रीफ के मुताबिक। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो आप पहले ब्रीफिंग में आपको जब आप ब्रीफ कंप्लीट कर लेते हैं और आप लिरिक्स, स्टोरी जिंगल लिख लेते हैं, देन आती है आपको स्टोरी बोर्ड प्रेजेंटेशन। स्टोरी बोर्ड आपको और आपके क्लाइंट को और आपके मॉडल्स को और आपके साथ काम करने वालों को ये बताता है कि हम इस कमर्शियल में क्या सोच रहे हैं। अगर एक बच्चा है तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसे जाता है, वो आगे कैसे बढ़ता है, तमाम चीज़ें ब्रीफली डिज़ाइंड हो स्टोरी बोर्ड में। ये स्टोरी बोर्ड आपके सामने है, इससे आपको ये फ्रेम बाय फ्रेम स्टोरी बोर्ड बना हुआ है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह क्या चीज़, प्रोडक्ट कैसे आगे चलती है, फ्रेम बाय फ्रेम कैसे। ये देखने में बच्चा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे है, क्या कलर पहना हुआ है, क्या किस तरह पहना है, किस तरह चढ़ रहा है, किस तरह उधर क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, तमाम चीज़ें स्टोरी बोर्ड वादे कर देता है। स्टोरी बोर्ड के आप स्टोरी बोर्ड को स्केच भी कर सकते हैं, आप स्टोरी बोर्ड को मूविंग स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं, ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, 3D एनिमेशन भी बना सकते हैं, 2D एनिमेशन भी बना सकते हैं, बहुत से तरीके। आप स्टोरी बोर्ड का मकसद ये होता है कि वाज़ेह हो जाए कि आप फिल्म में क्या करना चाहते हैं। लड़की है तो क्या कर रही होगी, लड़का है तो वो क्या कर रहा होगा, किस तरह का एम्बियंस होगा, किस तरह के एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे होंगे, सेट हमारा कैसा होगा, लड़की का ड्रेस कैसा होगा, मॉडर्न है या एक एक चीज़ हमारी स्टोरी बोर्ड। क्योंकि देखिए जब कमर्शियल बन जाता है तो कमर्शियल लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की चीज़ होता है। बाद में फिर इन चीज़ों से कि अगर क्लाइंट कहता है नहीं जी ये तो मैंने नहीं कहा था और ये तो घर ही आपने अलग दिखा दिया या लड़की ने घड़ी क्यों पहनी, तो स्टोरी बोर्ड में वादे करते हैं, एक एक फ्रेम को आगे लेके चले, वादे करते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, हम इस तरह दिखाना चाहते हैं। तो फिल्म बनने में आसानी रहती है, आपको, आपके क्लाइंट को, आपके DOP को, मॉडल्स को, सबको समझने में आसानी रहती है कि हमें ये करना है। सो स्टोरी बोर्ड प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाती है बात टैलेंट मॉडल सिलेक्शन की। आप किस टैलेंट को ले रहे हैं, किस, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। PPM प्री प्रोडक्शन मीटिंग में ये तय कर लेना कि आप किस मॉडल को हायर कर रहे हैं, क्या वो सेलिब्रिटी, क्योंकि पूरी कमर्शियल का इन्हिसार आपकी मॉडल पे, फीमेल मॉडल पे, मेल मॉडल पे, चाइल्ड मॉडल पे या ओल्ड एज मॉडल पे आप पे डिपेंड करता है। अगर उसके सिलेक्शन गलत होगा और आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जी ये मॉडल तो हमें पसंद नहीं आई, तो आप पहले से सिलेक्शन मॉडल कर लें। सबसे अच्छी बात यह है पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास टैलेंट एजेंसीज मौजूद हैं, लाइक सिट्रस टैलेंट, लाइक जेनेसिस टैलेंट। आप अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग के वो क्या है, क्या वो हाउस वाइफ की प्रोडक्ट है, कॉलेज गर्ल की प्रोडक्ट है, बच्चों की प्रोडक्ट है, सेलिब्रिटी यूज़ कर रहा है या ओल्ड एज अंकल यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ आपको मॉडल्स की शोरील्स आपको मिल जाती हैं। जब आप जाते हैं टैलेंट एजेंसी और टैलेंट एजेंसी से बात करते हैं, वो आपको बहुत से टैलेंट लाइक फीमेल मॉडल, मेल मॉडल, सेलिब्रिटी, चाइल्ड मॉडल, ओल्ड एज मॉडल,
अंकल, आंटी, ये सारे आपको कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। इन कैरेक्टर्स को आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लें कि आप क्या कौन से मॉडल को लेना चाह रहे हैं, ताकि कोई आपके जहन में और वो मॉडल आपकी पूरी उतरती है। लाइक अगर मैंने कहा ना कि अगर हाउस वाइफ दिखा रहे हैं तो वो यकीनन एक हाउस वाइफ, उसके 2 बच्चे, उसके साथ उसका हस्बैंड वो होंगे, और उसके वो एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बात कर रहे हैं, तो वो दिखाना। अगर ये एक प्रोडक्ट मॉडल कॉलेज गर्ल के ऊपर है तो फिर वो कॉलेज में ज़रूरी होगी कि वो कॉलेज गर्ल टाइप को, जिसकी एज 18, 19, 20 साल होगी, लड़की या बॉय या बच्चे, अगर आप स्टूडेंट दिखाना चाह रहे हैं तो ये, ताकि राइट टारगेट पर आप चल रहे हो, किस आप ताकि जेल होने में आसानी हो, ताकि आपके प्रोडक्ट को, आपके पब्लिक को, आपके क्लाइंट समझने में आसानी हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। रॉन्ग मॉडल का इंतखाब आपकी कमर्शियल को बर्बाद कर सकता है। तो टैलेंट, मॉडल, सेलिब्रिटी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पहले सेलेक्ट होना, और इजी है। कमर्शियल की जान होता है। बाद में ये नहीं हम चाहते कि शूट हो जाने के बाद वो कह रहे हो कि नहीं जी ये तो प्रॉपर नहीं थे या सूट नहीं कर रहा मॉडल, तो वो आप पहले से ब्रीफिंग में आप तय कर लें मॉडल, और क्योंकि मॉडल से पूरा कमर्शियल बन रहा है। कमर्शियल विदाउट ह्यूमन तो नहीं चल रहा, वो ह्यूमन जरूरी, तो वो एग्जैक्टली सिलेक्टेड हो। 5th एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास कि हम कौन सी लोकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, क्या हम सेट लगा रहे हैं, क्या हम ओरिजिनल लोकेशन पे काम कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेट लगाने से बहुत आसानी हो जाती है। आपके पास लाइटिंग कंट्रोल्ड होती है, आपके पास आपके बिकॉज छत नहीं होती है, लाइटिंग आपके ऊपर से आ रही होती हैं। दूसरी बात यह है कि कैमरा एंगल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एक दीवार भी हट सकती है, दूसरी दीवार फ्रंट की, जहां आपका दिल चाहे कैमरा हट सकता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फर्नीचर लगाया जा सकता है वहाँ पर, उसकी जगह कोई आपकी कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। आपको एक सेट बनने में इसलिए आसानी होती है, कोई भी चीज़, बिकॉज बना हुई लोकेशन, घर की दीवारें सीमेंट कंक्रीट की होती हैं, वो आप हटा नहीं सकते, उसकी छत अपनी जगह मौजूद होती है। आप तो आपके पास उतनी ही गुंजाइश होती है सेट लगाने की। तो सेट आपको वादे करता है कि क्या ये ड्राइंग रूम, बेडरूम, एक खूबसूरत लार्जर देन लाइफ बनाने में, बेडरूम, ड्राइंग रूम, लाउंज, किचन, ये चीज़ बनाने में आपको आसानी रहती है, आपको बताने में आसानी रहती है कि आप क्या चीज़ दिखा रहे हैं। इसी तरह अब बहुत ट्रेंड आ गया है ओरिजिनल लोकेशंस पे काम करने का। लोग ओरिजिनल लोकेशंस ले लेते हैं, लाइक एक अच्छा बड़ा घर, जैसे हमने अपने ड्रामास के अंदर बहुत से बड़े घर दिखाए, या अगर कोई सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट में शूट कर ले। एक ओरिजिनल सुपरमार्केट में डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत मिलती है, डेप्थ मिलती है, दूर तक एक गुंजाइश होती है, और आप वहाँ पर ओरिजिनल दिखा सकते हैं। लाइक या आप किसी बैंक की फिल्म कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल बैंक में आपको आसानी ये रहेगी, तमाम चीज़ें, लोग आते जाते, क्लाइंट्स, लोग, टेलर मशीन्स, लोग, बैंकर्स, ये तमाम मिल जाते हैं। तो लोकेशंस के ऊपर फिर अगर आउटडोर सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं तो बात आ जाती है, जैसे पार्क्स हैं, एक अच्छे पार्क में आप शूट कर रहे हैं, किसी लेक पर, झील पर शूट कर रहे हैं, किसी अच्छे सी व्यू के ऊपर शूट कर रहे हैं, सी पॉइंट है आप शूट कर रहे हैं, बीचेस पर शूट कर रहे हैं, बच्चों के साथ शूट कर रहे हैं, स्कूल के है, नर्सरीज है, आप जहाँ शूट कर। तो बात ये होती है कि एग्जैक्टली ओरिजिनल लोकेशन, बात लोकेशंस सेट से अच्छी शूट होती है, अच्छी कीमती होती हैं कि लोग जेल हो जाते हैं एक अच्छी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सेट लगाने में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ओरिजिनल लोकेशन में अच्छी लगती हैं। तो आपको शूट करना आसान रहता है। हमारी अच्छी बात ये रही है इस वक्त कि अब हमारे पास कोऑर्डिनेशंस मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जिनके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एक बेस्ट चीज़, और आप एक बेस्ट शूट कर सकते हैं लोकेशन। तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं कि इधर आप सेट पर शूट करते हैं, इधर आप ओरिजिनल लोकेशन पे शूट करते हैं, या फिर एक और चीज़ आ जाती है, जब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती आपके पास करने के लिए और आप चाहते हैं वो दिखाना, जैसे आप चाहते हैं कि कोई कूद रहा है, समंदर है, देन फिर आ जाता है वहाँ पर क्रोमा कीइंग। सबसे अच्छी क्रोमा कर लें, ग्रीन बैकग्राउंड लगाएं और अपने हिसाब से देखिए, मगर उस क्रोमा कीइंग
की भी कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये लोग आ रहे हैं, भाग रहे हैं और वो कूद रहे हैं और वो आके आपको लग रहा है पहाड़ों से गिर रहे हैं, जाहिर है पहाड़ों से नहीं गिर सकते, तो नीचे फोम लगा ग्रीन लगा दिया जाता है, वो लोग भागते हुए आ रहे होते हैं इस तरह और वो गिर रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है नेचुरली कि ये पहाड़ों से कूद रहे हैं या ये समंदर है। क्रोमा में आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ सोच सकते हैं, आपकी सोच बहुत वाइल्ड होती है, आप बहुत सोच सकते हैं क्या करना चाहते हैं, क्रोमा क्यूइंग कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ आ जाती है जब आप फिल्म शूट करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है फिल्म फॉर्मेट सिलेक्शन, जो कि आपकी फिल्म की रीढ़ की हड्डी होता है, किस फॉर्मेट पे आप शूट कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त बेशुमार फॉर्मेट्स मौजूद हैं। लाइक अगर हम देखें तो अगर हम 1901 से देखें, 1901 से लेकर और आज तक जो अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में बनी, जिनमें टॉप हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड मूवी शामिल हैं, तो वो था 35 mm। अब चाहे बात कर रहे हैं एरिफ्लेक्स 1, एरिफ्लेक्स 2, एरिफ्लेक्स 3, एरिफ्लेक्स 4, तो ये सारे कैमरे 35 mm के हैं। 35 मिलीमीटर की रील, जैसे कोडैक जिसमें आप यूज़ करते हैं या फ्यूजी यूज़ करते हैं, अब डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा डे लाइट यूज़ कर रहे हैं, टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं, 250D है, 500D है, T है। हमारे पास मुख्तलिफ कोडैक के रोल्स मौजूद हैं जो नेगेटिव एक डेप्थ ऑफ फील्ड देता है। जैसे कि हमेशा पता है एक डेप्थ होती है फील्ड में नेगेटिव की, और नेगेटिव में आप रॉ होता है, आप कलर ग्रेडिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेलीसीनिया कर लेने के बाद ग्रेडिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं, बहुत बड़ा कैनवस मिलता है आपको। तो 35 mm की वैल्यू तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी मूवीज़ बनी आपने देखी, जितनी भी अच्छी मूवीज़ बनी वो 35 mm पे बनी। 35 mm के साथ एक डेप्थ मिली, एक जितनी भी अच्छी फिल्में बनी, और वो प्रोजेक्टर्स नेगेटिव चलना, वो अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ, अब वो ऑब्सलीट हो रहा होता जा रहा है, ज़माना ऑब्सलीट हो गया है और लोग अब डिजिटल की तरफ चले गए, डिजिटाइज हो गई बहुत सी चीज़ें, जिनकी वजह से नेगेटिव को लोग भूलते जा रहे हैं और डिजिटल की तरफ आते जा रहे हैं। सो अगर हम बात करते हैं डिजिटल की, तो जो डिजिटल में इस वक्त सबसे अच्छा बड़ा फॉर्मेट हमारे पास आता है वो है एरी एलेक्सा। एरी एलेक्सा इज़ इक्वल टू 35 mm, उसकी वही डेप्थ है जो 35 mm की है, उसका फ्रेम रेशो वही है जो 35 mm का है, उसका उतना ही बड़ा ओपन फ्रेम है जितना 35 mm का है, बट दिस इज़ डिजिटल। जब आप बात करते हैं डिजिटल होने में और जब आप बेस्ट कैमरे में आना चाहते हैं, आपकी चॉइस बेस्ट है, तो एलेक्सा इज़ द बेस्ट। एलेक्सा में ग्रेन, एलेक्सा का फ्रेम, एलेक्सा का ओपन फ्रेम, एलेक्सा का शटर स्पीड, स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें मैच करती है 35 mm को, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम एरीफ्लेक्स। तो जिनका एरी 1, एरी 2, एरी 3, एरी 4 था, उन्हीं का एरी एलेक्सा है, और एलेक्सा दिस इज़ द बेस्ट चॉइस, एलेक्सा। देन फिर हम आते हैं, अगर हम देखते हैं तो रेड एपिक, ये भी एक अच्छा 4K कैमरा है, अच्छा 6K तक जा सकते हैं इसमें आप, और अच्छी है बिकॉज ये भी डिजिटल है, कार्ड है अंदर, ये भी शूट कर रहा है। तो एरी की एलेक्सा के बाद आ जाता है रेड एपिक, फिर आ जाता है ब्लैक मैजिक उर्सा, उसके बाद फिर बेशुमार फॉर्मेट्स हैं आपके पास, लाइक फिर तो 5D Mark III, 6D, 60D, 70D, 7D, ये तो फिर DSLR में तो अब आसानी ये हो गई है हमें कि अब आपके पास अगर DSLR भी है तो उस पर शूट कर सकते हैं आप सिंपल कैमरे के ऊपर, मगर वो अगर आपके पास 4K है, लाइक 4K, अब तो 6K तक भी कैमरे आ रहे हैं, 8K भी आ गए, फुल फ्रेम के ऊपर आप शूट कर सकते हैं, और लाइक इन्हीं DSLR पर आप बहुत अच्छी डेप्थ के साथ काम कर सकते हैं। फिर इनकी सपोर्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास लाइक ड्रोन आ जाता है हमारे पास, ड्रोन कैमरा, जो पहले एरियल फोटोग्राफी एक जहाज़ों से होती थी, हेलीकॉप्टर से होती थी, अब ये चीज़ ड्रोन ने ले ली है और ड्रोन उनको लेके चल रहा है। क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ये वो कैमरे हैं
छोटे छोटे कैमरे आ गए हैं। लाइक अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि अब हमारे पास आ गई गोप्रो, छोटा सा कैमरा मगर वो भी 4K। गोप्रो को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अंडर वाटर भी जा रहे हैं तो आपने सर पे उसके बेल्ट में लगा लिया और अंडर वाटर जाके आप अंडर वाटर शूट कर सकते हैं। शार्क के साथ, मछलियों के साथ आप जाके उनको शूट कर सकते हैं। आप पहाड़ों से कूद सकते हैं। अगर आप किसी स्काई डाइविंग कर रहे हैं या आप पैरासेलिंग कर रहे हैं या आप शिप में हैं, आप पानी में, आपको कोई डर नहीं है। आपके पास 4K एक गोप्रो लगा हुआ है। वही गोप्रो, हैवी गोप्रो आप ड्रोन में लगा सकते हैं। वही गोप्रो आप किसी भी लाइक अगर आप देख रहे हैं कि एक तीर जा रहा है और वो कमान से निकला है तीर और जाके लगता है किसी चीज़ में, उस तीर के साथ आप गोप्रो लगा दें, वो जाके वो एग्जैक्ट आपको आपकी आई से दे रहा होगा कि आप क्या शूट कर रहे हैं। गाड़ियों के नीचे लगा दें, जहाँ आप समझ सकते हो कि एक DOP नहीं जा सकता, कैमरा नहीं जा सकता, वहाँ आप गोप्रो लगा दें तो गोप्रो आपका काम कर। तो ये फैसिलिटीज़ इस वक्त मौजूद है हमारे पास कि हमारे पास दुनिया के तमाम अच्छे कैमरेज क्वालिटीज़, आइदर वो DSLR हों, आइदर वो फुल फ्रेम कैमराज हों, पोर्टेबल हों, गोप्रो हों, ड्रोन हों, क्वाडकॉप्टर्स हों, ये सारी मौजूद हैं। तो यही फॉर्मेट, जबकि अगर देखा जाए तो डिजीबीटा, IMAX, DV कैम, बीटा कैम, ये यूमैटिक्स, VHS, सुपर VHS, ये अब अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा ये ऑब्सलीट हो चुके हैं। इनका काम अब नहीं है। तो बिकॉज एक टाइम के साथ टेक्नोलॉजी जैसे पुरानी हो जाती है, इसी तरह ये चीज़ पुरानी हो गई और अब नए उनकी जगह इन नए कैमरों ने ले लिए। इन तमाम चीज़ों के बाद बारी आती है फिल्म शूटिंग की, कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप टेलीविज़न कमर्शियल बना रहे हैं या जिस चीज़ पर, उसकी शूटिंग एम्बियंस एक बहुत बड़ा होता है। जो चीज़ आप 30 सेकंड में एक कमर्शियल में देख लेते हैं या 45 सेकंड में, 40 सेकंड में आप देख, उसका एम्बियंस बहुत आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके अंदर लाइटिंग, उसके अंदर कैमराज, उसके अंदर DOP, उसके अंदर हसल बसल, उसके अंदर अगर सेट पे काम हो रहा है तो दूर तक लाइटिंग हुई हुई है, HMI लाइटिंग हुई हुई है, टंगस्टन लाइटिंग हुई हुई है, बड़ी लाइटिंग हुई हुई है और फाइबर लगे हुए हैं। उसमें बड़ा कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें ट्रैक भी लगा हुआ है, उसमें ट्रॉली भी लगी हुई है, उसमें मूवमेंट भी, क्रेन भी लगी हुई है, उसके अंदर ड्रोन भी काम कर रहे हैं, मॉडल्स भी हमारे पास आ रही है, हमारे पास शूटिंग भी हो रही है। एक टेक्स को कई बार लिया जाता है उन टेक्स को, तो ताकि परफेक्शन आपके पास आती रहे। क्योंकि जब अगर टॉकी फिल्म है तो एक बोल रहे हैं तो हो सकता है पहली दफ़ा में सही ना हो, दूसरी दफ़ा सही, तीसरी दफ़ा टेक्स कहलाती हैं, जो आप टेक्स कई दफ़ा ले सकते हैं और उनमें से बेस्ट टेक चूज़ करके लगा सकते हैं। इसी तरह अगर सिंगिंग है तो सिंगिंग चल रही है, लड़की उस पर गा रही है और उस सिंगिंग के साथ उसको मैच करने के लिए, ताकि इजी आपको आइडिया हो जाए कि आप बेस्ट टेक कौन सी लगा सकते हैं। मॉडल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, मेल मॉडल, फीमेल मॉडल, बच्चे मॉडल, अंकल आंटीज, फिर वही बात सेलिब्रिटीज़, क्या क्या चाहिए। तो एक एम्बियंस होता है शूटिंग पर जो आप शूट करते हैं ताकि आपको एक ईजी रहे तमाम प्रोडक्ट दिखाने। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं, जो जिस प्रोडक्ट का वो कमर्शियल है, उसका कलर फिल्म में जेल होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं मॉडल ने, फीमेल मॉडल ने, मेल मॉडल ने वो कपड़े पहने हुए जिस कलर की प्रोडक्ट है, जिससे लगे कि अच्छा ये इस प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिससे बगैर देखे ही प्रोडक्ट को आपको आइडिया हो जाए कि ये इस चीज़ का कमर्शियल है। आपकी बैकग्राउंड्स में वो कलर होने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस कलर की बात हो रही है, किस प्रोडक्ट की बात हो रही है, हम अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। तो कलर्स, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह की लाइटिंग की हुई है मैंने आपको बताया था, लाइटिंग मूड को बनाती है। वही लाइटिंग हॉरर कर सकती है, वही लाइटिंग उसको एक रोमांटिक बना सकती है, वही लाइटिंग उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में बना सकती है। लाइटिंग कितनी चेंज, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको डे लाइट इफेक्ट दिखाना है तो भी लाइटिंग कर लेंगे आप, अगर आपने नाइट इफेक्ट दिखाना है तो भी लाइटिंग कर लेंगे। ये सब शूटिंग एक पूरा एक बड़ा कैनवस होता है जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, तमाम चीज़ें जेल हो रही होती हैं और
वहाँ से आप एक पूरी फिल्मिंग करके इस काबिल होते हैं कि उसको आप एंड तक पहुँचा सकें, और जहाँ आप उसको ज़रूरत हो उस शॉट्स को एडिट करके, प्रोडक्ट ला के, एनिमेट करके फिल्म को दिखा सकें। सो दिस इज़ शूटिंग। सो व्यूअर्स, ये चीज़ें जब तमाम चीज़ें कर लेते हैं, तमाम चीज़ें फारे फॉर्मेट सिलेक्शन से, चीज़ों से, देन आ जाती है बात फिल्म एडिट की। एडिटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात। जो आपने चीज़ें 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे में शूट किए हैं, अब आपको उसको 30 सेकंड में लाना है। जैसे कि आपका स्टोरी बोर्ड से वादे हुआ है, अब आपके पास फ्रेम्स बताएंगे पहला सीन में क्या आ रहा है, दूसरे सीन में क्या आ रहा है, थर्ड सीन में क्या आ रहा है, फोर्थ सीन में क्या आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आप यकजा करते चले जाएंगे, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन, ये आपके पास, बिकॉज स्टोरी बोर्ड पे आपके पास क्लियरली मेंशन्ड है, वही चीज़ें आपने शूट की हुई हैं, वही चीज़ें। ये आप चीज़ अब आपको है कि अब आप एक फ्रेम, एक सीन से दूसरे सीन में आने के वक्त आप डिज़ोल्व लगाते हैं, वाइप लगाते हैं, या कोई और इफेक्ट लगाते हैं। ये चीज़ें आपको मदद देती हैं कमर्शियल को बनाने में और कमर्शियल का मूड बनाने में। फिल्म एडिटिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी फास्ट कट, अगर आपका पेस फास्ट है तो आप उसको फास्ट पेस एडिट करेंगे, अगर आपका पेस स्लो है तो स्लो। बहुत अच्छे फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, जो लोग यूजुअली फाइनल कट प्रो पर काम करते हैं, इसके अलावा भी प्रीमियर पे काम कर लेते हैं। बहुत से फॉर्मेट मौजूद हैं। SGI हमारा बहुत बड़ा फॉर्मेट है, सिलिकॉन ग्राफिक्स बहुत बड़ा फॉर्मेट है एडिटिंग के लिए। अगर आप अपने मैक पर जाते हैं तो एप्पल पर, मैक पे तो आपको बहुत से फॉर्मेट्स मिलते हैं एडिटिंग के लिए। आपके पास अपने दूसरे अपने कंप्यूटर्स पे भी, लैपटॉप पर भी आपको बहुत से फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। गूगल पे सर्च करके बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं आपको, जिन पे आप एडिट कर सकते हैं। और एडिटिंग अब बहुत सिंपल हो गई है। पहले टेप टू टेप एडिट करना के 2 प्लेयर्स को चला के एक पे प्ले करना, एक पे रिकॉर्ड करना, 2 को प्ले करना, एक पे रिकॉर्ड करना, तो 3। अब आपके पास सिंपल सा, मैं समझता हूँ लैपटॉप, और अब तो लोग अपने मोबाइल्स के अंदर भी अच्छे फॉर्मेट सारे एडिट कर लेते हैं। तो एडिटिंग आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है। एडिटिंग के बाद बारी आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड डबिंग, म्यूज़िक, रेंडरिंग, प्रेजेंटेशन। तो व्यूअर, जिस तरह आप प्रोडक्ट को अपनी फिल्म में दिखाते रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी तरह भी ड्रॉप भी आप उसको दिखा नहीं सकते। उसके लिए ज़रूरत होती है एनिमेशन। बहुत सी चीज़ें एनिमेशन में वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप किसी तौर पे भी शूट नहीं कर सकते। फिर आती है एनिमेशन। उस एनिमेशन में आप वो चीज़ करते हैं, प्रोडक्ट को 3D इफेक्ट में आप इस तरह लाते हैं कि वो खूबसूरत तरीन लग सके। जो चीज़ मैं समझता हूँ विजुअली आप शूट नहीं कर सकते, वो चीज़ आप एनिमेट कर सकते हैं 3D मोशन के अंदर, 4D मोशन में। फिर आप वो चीज़ करते हैं, ग्राफिक्स डालते हैं, टाइटल्स आते हैं फिल्म के, लाइक अगर प्रोडक्ट का नाम है तो वो प्रोडक्ट का नाम किस तरह आता है, किस ब्यूटीफुली नाम आता है, वो आप दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, VFX कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंस होती हैं फिल्म की कि आपकी प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करने के लिए, फिल्म में जेल करने के लिए प्रोडक्ट लगती है आके, उसके लिए ग्राफिक्स एनिमेशन ज़रूरी होती है, जो एडिट के बाद आपके पास इस्तेमाल होती है। इसी एडिटिंग में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अब मैं समझता हूँ जिसकी टेक्निक्स मॉडर्न बहुत ज़्यादा हो गई है, वो है विजुअल इफेक्ट्स, जिसे आप कहते हैं VFX। VFX से एक चीज़ को दूसरी चीज़ में जेल करने में, तीसरी चीज़ को आप सोचें, बस आपका काम है, डायरेक्टर का काम है सोचना, कितना अच्छा सोच सकते हैं। VFX उसको उस चीज़ में जेल करता है। एक फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ शूट कर ली और आप दिखा रहे हैं, रोड पर आप जा रहे हैं और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ, उस बोर्ड पर कोई और चीज़ लगी हुई, मगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारी प्रोडक्ट का नाम यहाँ हो, तो ये देखिए आपके प्रोडक्ट नाम उस जगह आ गया, रोड वही रही, शूट वही रहा।
आपने देखे मुख्तलिफ जगहों दरवाजे पे कुछ और लिखा हुआ है, सरकारी से इदारा है, आपने देखा, आपने कहा नहीं मैं अपनी चीज़ करना, वो VFX में कोई भी चीज़ कहीं भी प्लेस करके कहीं से भी लगा सकते हैं आप। VFX में इस वक्त आप मैं समझता हूँ ग्रीन पर कुछ भी शूट कर लीजिए, आप कहीं भी लगा दीजिए, आप VFX में चेंज कर। आप चाहते हैं कि आपके पास एक सिंपल दीवार है मगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप एक बड़े ऑफिस में खड़े हुए हैं, अगर आपके हाथ में कोई बुक पकड़ी हुई है और आपने दिखा रहे हैं बुक का टाइटल कुछ और है, आप जाहिर है वो चेंज नहीं कर सकते, मगर आप फिल्म में दिखाना चाहते हैं कि ये बुक आप अपनी मर्जी की पढ़ रहे हैं, तो उस बुक का टाइटल आपके पास, आपने कोई कार्ड शो कर दिया, आप दिखाना चाहते हैं नहीं ये नाम कुछ और, वो कार्ड नाम, आप रोड पर कोई साइन शूट कर लिया, वो साइन चेंज करना चाहते हैं, या वो लोगो चेंज हो गया, वो लोगो चेंज क्यों, ये आपको लोगो चेंज, आप विजुअली कुछ भी सोचना चाहते हैं, आपके सामने कोई कैरेक्टर नहीं है, आप उस कैरेक्टर को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, आप लार्जर देन लाइफ चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आप ख्वाबों में खो सकते हैं, आप फेरी टेल कहानियाँ बना सकते हैं, ये सब विजुअल इफेक्ट्स, ये सब दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, VFX, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त फॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में इतने अच्छे विजुअल इफेक्ट जनरेशन है कि लोग बाहर से भी आके, दूर दूर से आके हमसे VFX क्रिएट कराते हैं। अच्छी फिल्मों में आप देखें विजुअल इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और वो फिल्म में जान डालते हैं, जो कहीं भी ये शो नहीं होने देते कि ये चीज़ इस तरह शूट नहीं हुई थी। उनको लगता 100% वही है कि ये फिल्म इसी तरह शूट हुई हुई है, विजुअल इफेक्ट्स उसमें जान डाल देती है। सो एडिट के बाद VFX इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम इसको वाइंड अप करना शुरू करें तो हमारे पास आ जाती है प्रॉपर ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट, स्टोरी, जिंगल राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, डिज़ाइनिंग, टैलेंट, मॉडल सिलेक्शन, सेट डिज़ाइनिंग, लोकेशन, फिल्म फॉर्मेट सिलेक्शन, फिल्म शूटिंग, फिल्म एडिटिंग, फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, देन VFX। इन तमाम, जब आप ये तमाम चीज़ें एक जगह कर लेते हैं, फिल्म आपने ब्रीफिंग ले ली, फिल्म के बाद आपने स्टोरी बोर्ड कर लिया, मॉडल टैलेंट सिलेक्शन कर लिया, टैलेंट सिलेक्शन के बाद आपने अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ सेट लगा लिया, सेट लगाने के बाद आपने फिल्म को शूट कर लिया, बेहतरीन फिल्म शूट हो जाने के बाद फिल्म को एडिटिंग कर ली, फिल्म एडिट कर ली, फिल्म एडिट के बाद आपने VFX कर लिया, VFX करने के बाद आपने टाइटल लगा लिए, ग्राफिक एनिमेशन कर ली, फिर हमारे पास की जाती है साउंड डबिंग की, म्यूज़िक डबिंग, साउंड डबिंग, ट्रैक, म्यूज़िक ट्रैक हम क्या लेके चलते हैं। म्यूज़िक ट्रैक फिल्म को एक जान, कहते हैं ना, जिस तरह फिल्म एक 50% होती है विजुअल, इसी तरह 50% ऑडियो भी होती है। फिल्म में म्यूज़िक चेंज कर सकती है, फिल्म का माहौल चेंज कर। देखिए जाहिर है जब फिल्म में आप बोल रहे हैं तो जिस तरह मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, मेरे पास एक माइक लगा हुआ है, जो आप माइक में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, फिल्मिंग में माइक्स नहीं, फिर आपको ओरिजिनल साउंड लेके, रेफरेंस साउंड लेके उसको डब करना पड़ता है। सामने फिल्म रखी होती है, लगी होती है, और आपका टैलेंट मॉडल या आपका टैलेंट या आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसको वॉइस ओवर कर रहा होता है, वो वॉइस करते हैं, वो रिकॉर्ड सिंक होती है, लिप सिंक, फ्रेम बाय फ्रेम सिंकिंग, साउंड, देन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द, किस तरह की फिल्म का मूड चल रहा, उसका म्यूजिक कहाँ ऊपर उठ रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, कहाँ चीज़ है। विजुअल साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़रूरी, साउंड इफेक्ट। अगर कोई चीज़ है, शीशा टूटा है आपकी फिल्म में, शीशा तो उतनी ही आवाज़ हो। अगर कोई एक ढोल बजाए तो उसकी इतनी, दरवाज़ा बंद हुआ है तो उसकी उतनी आवाज़ हो। कोई चीज़ ब्रेक हुई है, थंडर स्टॉर्म आया है अगर, तो उसकी उतनी ही आवाज़ हो वो। और फिर वही मैं बात करूँगा, फॉर्चुनेटली आप इतने अच्छे दौर में ज़िंदा हैं इस वक्त, खुश रहिए आप लोग कि आपके पास ये तमाम चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे मौजूद हैं। मुझे याद है पहले मैं 1988 के अंदर इसकी सीडीज़ ख़रीद के लाया था। मैं सिर्फ 4 सीडीज़ मैंने ख़रीदी दुबई से, जो मुझे शायद 1000 दिरहम की मिली थी। वो उसमें सिर्फ ये था कि साउंड की आवाज़ थी, उसमें डोर की आवाज़ थी, उसमें बिल्लियों की आवाज़ थी, उसमें हर चीज़, शीशे की आवाज़ थी। तो मैं कहता था ये मुझे आवाज़ अब आपकी फिंगर टिप्स पे है, थैंक्स टू गूगल कि आपकी फिंगर टिप्स पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज साउंड इफेक्ट्स, साउंड डबिंग, म्यूजिक डबिंग, सिंगिंग, जिंगल, लिरिक्स, गाना, उस पर क्या वे फिल्म में आपकी आधी जान डालता है। जो आप देख रहे हैं किस तरह रिकॉर्डिंग होती है, किस तरह साउंड रिकॉर्ड है, किस तरह
ट्रैक बनते हैं 24 ट्रैक, अब तो 100 ट्रैक तक चले गए। आप ट्रैक पे किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह ऑन लोकेशन साउंड आप कैसे लेते हैं, ऑन लोकेशन अगर कोई है उसकी साउंड कैसे लगाते हैं, फिर उसको कैसे एम्बियंस साउंड कैसे मिक्स करते हैं, इफेक्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए जिससे फिल्म बनती है। सो साउंड डबिंग, साउंड म्यूजिक मिक्सिंग डबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तमाम चीज़ें, ब्रीफिंग, आपके पास पीपीएम प्री प्रोडक्शन मीटिंग, आपकी स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनिंग, आपकी फिल्मिंग, आपकी शूटिंग, आपकी एडिटिंग, आपकी ग्राफिक्स एनिमेशन, आपकी साउंड डबिंग, आपकी जब तमाम चीज़ें कंप्लीट हो तो फाइनल रेंडरिंग आ जाती है आपके पास, जो फाइनल फिल्म को रेंडर करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड को कलर करते हैं, क्योंकि फिल्म जब आप रॉ पे शूट कर रहे हैं, जब आप रॉ डिजिटल पे शूट कर रहे हैं तो फिर आपको बड़ी गुंजाइश है ग्रेड कर देने की, जो फिल्म में जान डालता है कि चीक्स कैसे आने हैं, हेयर कलर कैसे आना चाहिए, अगर एम्बियंस आउटडोर है तो स्काई कैसा होना चाहिए, ग्रीन है तो ग्रीन कैसे होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ इन चीज़ों से आप बता सकते हैं कि फिल्म में कलर आ जाता है। ये चीज़ें रेंडरिंग के बाद, कलर ग्रेडिंग के बाद, साउंड डबिंग के बाद, कलर ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट, कलर ग्रेडिंग के बाद आप इस काबिल होती है आपकी फिल्म के, आप फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होते हैं। चाहिए अपने एतमाद के साथ, एक बहुत एतमाद के साथ फिल्म को प्रेजेंट कीजिए, दिखाइए फिल्म उनको, क्लाइंट को दिखाइए, बताइए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अगर है और वो आपसे कह देंगे कि इसको इस तरह चेंज कर दें, जो कि आपके स्टोरी बोर्ड में मौजूद थी, आप उसको चेंज कर दें। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट चेंज होती है या कलर थोड़ा सा चेंज होता है या कोई बहुत सिंपल है। अगर आप अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बोर्ड चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मीटिंग के आप चल रहे हैं, पीपीएम आपकी मजबूत है, प्री प्रोडक्शन मीटिंग मजबूत है, तमाम चीज़ें जो आपने डिसाइड की थी, कपड़े, कलर, सेट डिज़ाइन, तो फिर आपकी यकीनन फिल्म आपकी कामयाब है और आप इस काबिल हैं कि फिल्म को टेलीविजन पे ऑन एयर कर सकें। सो व्यूअर्स, ये था एक छोटा सा आपका एक ब्रीफिंग, किस तरह आप एक अच्छी कमर्शियल बना सकते हैं, किस तरह आप एक 30 सेकंड का कितना अच्छा कमर्शियल बना सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी होंगी। कोई सवाल, कोई आपको कोई क्वेरी हो, इनबॉक्स कर सकते हैं आप। क्वेश्चन आंसर सेशन आपके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास आ रहा है, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आई एम मोहसिन रिजवी, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, ये लर्निंग आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर, ये थी मेरी एक छोटी सी क्लास है जिसमें मैंने आपको फिल्म शूटिंग से लेके एडिटिंग, फिल्म फॉर्मेट सिलेक्शन से लेके फिल्म सेट डिज़ाइनिंग, लोकेशन, पीपीएम, प्री प्रोडक्शन शूटिंग, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स क्रिएशन, साउंड डबिंग, एक चीज़ें मैंने आपको पॉइंट्स बताए। और मुझे यकीन है आप लोग ने अगर इसको ज़ौक़ और शौक़ से सुना होगा, फॉलो किया होगा, यकीनन 100% आप इस काबिल हैं कि आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अच्छी फिल्म शूट कर सकते हैं। यकीनन ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी और यकीनन चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। इस सिलसिले में अगर कोई चीज़ आपको पसंद आए, आपको कोई चीज़ की सवाल हो, आई एम हेयर फॉर यू, दिस इज़ मोहसिन रिजवी। दोस्तों, जब तक आप इन बातों में मशक़ करते हैं जो मैंने आपको बताई, जब तक मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ, ये किताबें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी सीखने में कि हाउ टू मेक अ गुड टीवी कमर्शियल, जिसमें सबसे पहले आइवन करी की बुक मेरे पास मौजूद है, टीवी कमर्शियल्स, हाउ टू मेक देम। ये रेफरेंस आपके सामने है। एक तो ये किताब आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसके अंदर तमाम गाइडलाइंस दी हुई हैं जो आपको एक एक मेरी उन डिटेल्स जो मेरे उन पॉइंट्स की डिटेल्स देंगी जो मैं आपको बताता चला गया हूँ। नंबर 2, एडवर्टाइजिंग के बानी ओगिलवी मैथर की बुक है ओगिलवी एंड एडवर्टाइजिंग। ओगिलवी, डेविड ओगिलवी को एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी है ओगिलवी एंड एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकिंग के ऊपर एक बहुत जामे और मुनफरिद किताब है। उसके बाद जो बुक आती है हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टेलीविजन कमर्शियल्स बाय हंटली बैल्डविन। ये बहुत जामे किताब है जो आपको एक अच्छे टेलीविजन कमर्शियल बनाने में रहनुमाई करेगी। ये चंद किताबें
जिनके रेफरेंस आपके सामने मौजूद हैं। ये किताबें आप ज़रूर पढ़ें, आपको यकीनन इसके साथ साथ ये बहुत रहनुमाई करेंगी इफेक्टिव टेलीविज़न कमर्शियल बनाने में, और यही हमारा मकसद है कि आप एक अच्छे टेलीविज़न कमर्शियल प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के निकल सकें।